नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 37। अहम को ना होने दे हावी। नेपाल में तब तक हम 10 से 12 वर्ष बिता चुके थे। वहाँ के लोग हमसे बड़े प्रसन्न थे और हमारी इज्जत करते थे। विभिन्न पार्टियों में यही बातें होती कि सभी चाहते हैं कि हम हमेशा नेपाल में ही रहें। एक बार एक बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हुई। किसी पार्टी में लंदन में कार्यरत एक नेपाली डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। वे उन दिनों अपने स्वदेश यानी नेपाल आए हुए थे। उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा, डॉक्टर रावत, आप नेपाल में इतने समय से क्यों हैं और यहाँ कब तक रहेंगे? दो एक ड्रिंक लगाने के बाद प्रायः लोगों की झिझक खत्म हो जाती है और वे ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि वह कहाँ पर क्या बोल रहा है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी उन डॉक्टर से वह पहली मुलाकात थी। मैं उनके इस तरह के प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सबके सामने यही बात दोहराना शुरू करी, डॉक्टर रावत, नेपाल में वही व्यक्ति रुकता है जो सेकंड ग्रेड का होता है, जो कहीं और सफल नहीं होता। वह नेपाल में रुका रहता है। देखिए, मैं तो नेपाल छोड़कर कब का विदेश चला गया और आप इंडिया से आकर यहाँ नेपाल में रुके हुए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ज़रा बताएं, आप नेपाल में क्यों रुके हुए हैं? मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उस रात खामोश रहने का निर्णय लिया। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद मुझे एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में सियोल, साउथ कोरिया जाना था। मेरी सेक्रेटरी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है और हमें पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नेपाली मूल के नागरिकों को वीज़ा साउथ कोरिया पहुंचकर मिल जाता है, लेकिन इंडियंस को पहले से वीज़ा लेना होता है। ठीक जिस दिन दोपहर में मेरी फ़्लाइट थी, उसी सुबह मुझे वीज़ा के लिए साउथ कोरिया के दूतावास जाना था। मुझे सुबह हाथों हाथ वीज़ा लेकर फ़्लाइट पकड़नी थी। नेपाल में कुछ समय पहले तक यह सभी औपचारिकताएं आसान थी। निवेदन करने से काम आसानी से हो जाते थे। व्यक्तिगत संपर्क बहुत काम आते थे। हमारा सारा काम बड़ी आसानी से होता था। बहरहाल सुबह मैंने फटाफट अपना काम ख़त्म किया और मैं एम्बेसी जा पहुंचा। मैं एम्बेसी पहुंचा ही था कि मुझे अस्पताल से फ़ोन आया कि एक इमरजेंसी आई है। एक मरीज़ को छाती में दर्द है और ईसीजी में हृदयघात के लक्षण साफ हैं। तुरंत एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है। अब यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि मुझे उसी दिन यात्रा करना था और वीज़ा भी लेना था। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था कि मैं अस्पताल जाकर किसी नए केस का उपचार करूँ। फिर भी मैंने कहा कि आप मरीज़ को तैयार करें, मैं जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करता हूं। मैंने वीज़ा अफसर को सारी बातें स्पष्ट की और निवेदन किया कि मैं वीज़ा के लिए इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं और हमारे अधिकारियों ने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट यहीं छोड़कर जाएं। हम आपकी मदद का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने वैसा ही किया और एक एप्लीकेशन देकर तुरंत अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल पहुँच मैंने देखा तो ये मरीज़ वही डॉक्टर थे जो कुछ दिन पूर्व मुझसे पार्टी में मिले थे और पूछ रहे थे कि आप भारत कब लौटने वाले हैं, सेकंड ग्रेड के लोग ही नेपाल में रहते हैं, आदि आदि। यह जानकर मुझे और भी खीज हुई कि कुछ दिन पहले ही उन्हें किसी और डॉक्टर ने कहा था कि वे भर्ती हो जाएं, लेकिन तब वे नहीं माने थे। अब एक ऐसे मौके पर अस्पताल आए जब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आपको जैसा उचित लगे इलाज करें। मैंने अपनी प्राथमिकताओं को भूलकर उनकी एंजियोग्राफी करी। उनकी मुख्य नस में करीब 55% ब्लॉकेज था। उस धमनी में कैल्शियम बहुत अधिक था। ऐसी स्थिति में कई बार एंजियोप्लास्टी सफल नहीं होती है। मैंने बाहर आकर उनकी श्रीमती से कहा कि इनकी बाईपास सर्जरी करना उचित रहेगा। इस वक्त एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है। कैल्शियम की अधिकता से रिस्क बहुत ज़्यादा है। उनकी श्रीमती अपने पतिदेव से मिली और फिर मुझसे मिली। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आप उस पार्टी में मेरे पति की कही हुई बातों से अभी भी खफा हैं। आपको आज ही विदेश यात्रा करनी है, इसलिए शायद आप आगे का इलाज नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप गलत सोच रही हैं। मैं आपको बता दूं कि यह एक मुश्किल केस है और एंजियोप्लास्टी करने में ज़्यादा खतरा है। लेकिन मरीज़ ने मुझे कहा कि मैं किसी भी हालत में नेपाल में अपना ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ आप पर निर्भर हूँ। आप निसंकोच मेरी एंजियोप्लास्टी कर दें। दोस्तों, हमारे पास कोई और फिर विकल्प नहीं था। मैंने उनकी बात मानी और कैथ लैब में उनका इलाज किया। कुछ स्पेशल तकनीक और अतिरिक्त प्रयासों से कैल्शियम को कम करके करीब 1-1.5 घंटे में एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
आखिर वे ठीक महसूस करने लगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने मरीज़ के परिवार को बताया कि अब सब ठीक है, मरीज़ बेहतर महसूस कर रहे हैं। मैंने उन सबको शुभकामनाएं दी। वे सभी भी बड़े प्रसन्न हुए। मैं सोच रहा था कि मेरी सियोल की यात्रा तो अब मुमकिन नहीं है। तभी मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि मरीज़ के परिजनों ने आपके वीज़ा के लिए एम्बेसी में बात की है। वे आपसे परिचित हैं, अतः उन्होंने आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लगा दिया है और हमने एयरपोर्ट से आपका बोर्डिंग पास भी मंगवा लिया है। आपका लगेज चेक इन करवा दिया गया है। अब आपको सीधे एयरपोर्ट जाना है। मैंने तुरंत कपड़े पर बदले और एयरपोर्ट पहुंच गया। उन सज्जन ने मेरी फ़्लाइट को अपग्रेड भी कर दिया था और अब मैं बिजनेस क्लास लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। बोर्डिंग का इंतज़ार करते हुए मुझे बड़ा सुकून हो रहा था। मेरे मन में यही विचार आ रहे थे कि विपरीत स्थिति में भी हमें आपा नहीं खोना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पर पूरा ध्यान एकाग्र करना चाहिए। हमें अपने अहम को ताक पर रखकर हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें जीवन में सफलता और खुशियाँ मिल सकती हैं। धन्यवाद।